हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है हमारे सिस्टर टेक चैनल के ऊपर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इस सूची के अंदर हमारे पास है 20 क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शैलेक है। शैलेक क्या है? कंडक्टर है, ठीक है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या यूनिट है। तो मैं आपको बता दूं, जो शैलेक होता है वो एक अचालक होता है। ये एक रासायनिक पदार्थ है और इसके अंदर मेथिलेटेड सेपरेट नाम का एक और केमिकल होता है। जब उसको इसके अंदर मिला दिया जाता है तो इससे जो प्रोडक्ट अपने को तैयार होता है वो होता है वार्निश। आपने देखा होगा जो जैसे तारों के ऊपर जो वार्निश की होती है, आर्मेचर की या वाइंडिंग के ऊपर जो वार्निश होती है वो एक्चुअल में शैलेक द्वारा बनाई होती है। ठीक है, तो वार्निश को तैयार करने के लिए किसका यूज किया जाता है? शैलेक का यूज किया जाता है। और शैलेक क्या है? अचालक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपने बात करते हैं कि बैकलाइट किसका बनाया जाता है। बैकलाइट एक्चुअल में किसका बनाया जाता है? आपको पता होगा, ये एक द्रव अचालक पदार्थ से बनता है। हाँ, तो अगर अपनी बात करें एस्बेस्टस की, तो आपको पता होगा ये भी एक अचालक है। और शैलक की अगर अपनी बात करें, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये शैलक होता है, इससे वार्निश तैयार होती है और ये एक अलग प्रकृति है। और अगर अपनी बात करें रेजिन की, तो रेजिन क्या होता है? रेजिन एक द्रव अचालक होता है। ठीक है, ये। और मैग्नीन, मैग्नीन क्या होता है? मैग्नीन होता है एक चालक। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 है, तो रेजिन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बैकलाइट किसका बनाया जाता है? बैकलाइट बनाया जाता है रेजिन का। ठीक है, रेजिन एक लिक्विड अचालक होता है। ठीक है, जो ये रेजिन है ये कई प्रकार के होते हैं। तो एक तरफ ऐसा भी होता है जिससे बैकलाइट बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का अपना क्वेश्चन है, कैपेसिटर की भांति उपयोग किया जा सकता है। तो कैपेसिटर की भांति कौन सा यूज किया जा सकता है? अगर अपनी बात करें फोटो कंडक्टिव डायोड की, तो फोटो कंडक्टिव डायोड क्या होता है कि जो पीसीडी डायोड होते हैं। ठीक है, पीसीडी डायोड एक्चुअल में क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं ये। और ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं, ये एक्चुअल में यूज होते हैं जैसे कैमरे वगैरह के अंदर, या फिर फ्लैशिंग, जहाँ पे अपने को काफ़ी ज़्यादा जैसे फ्लैश से स्विच करनी हो कोई चीज़। ठीक है, जहाँ पे अपने को लाइट से स्विच करनी हो कोई चीज़, तो वहाँ पे फोटो कंडक्टिव डायोड का यूज होता है। और अगर अपन बात करें वैरिकेप डायोड की, वैरिकेप डायोड कौन सा होता है? वेक्टर डायोड। और वेक्टर जो डायोड होता है उसका आपने सिंबल देखा होगा, वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे इस करके बनाया जाता है। इसके अंदर पहले से कैपेसिटर का एक साइन होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो अपना जो वैरिकेप डायोड होता है ये वेक्टर डायोड होता है और यही कैपेसिटर की भांति यूज किया जाता है। ठीक है, और जो शॉर्ट की डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड आपको पता होगा कौन सा होता है? शॉर्ट की जो डायोड है, शॉर्ट की डायोड के बारे में हमने जो अपनी पीछे जो अपनी वीडियो आई थी, तो उसके अंदर मैंने ये सारे डायोड के बारे में बताया हुआ। तो आप वो वीडियो जरूर देखें। उसके अंदर शॉर्ट की डायोड, वैरिकेप डायोड और जो ये कांस्टेंट करंट डायोड और पीसीडी डायोड है, इनके बारे में अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो आप पहले उसका जाकर अध्ययन कर सकते हैं और उसमें आपको ये कन्फर्म क्लियर हो जाएगा कि जो वैरिकेप डायोड है वही कैपेसिटर की भांति यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास प्राकृतिक चुंबक का पुराना नाम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जो चुंबक होता है उसका पुराना नाम क्या है। मैं आपको बता दूं, लोडस्टोन। लोडस्टोन क्या है? लोडस्टोन एक प्राकृतिक चुंबक है, ये इसका पुराना नाम नहीं है, ये एक चुंबक का प्रकार है लोडस्टोन। ठीक है, और अगर अपनी बात करें मैग्नीशिया की, तो मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशिया ये एक धातु है। और अगर अपनी बात करें सलाइम की, सलाइम क्या होता है? सलाइम होती है जो समुद्र के अंदर से निकलती है, ये बिल्कुल ऐसे लचीली सी होती है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसके अंदर मतलब ये एक जेलीफिश की तरह होती है, जैसे इसके पास में कोई चीज़ आती है उसको अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, तो सलाइम नहीं है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा मैग्नेटाइट। तो मैग्नेट का पुराना नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 का क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक होल से दूसरे होल में जाना क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक होल से दूसरे होल में जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट होता है। और अगर मैं बता दूँ आपको, जो डिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये होता है जो करंट, जैसे वो कैपेसिटर नहीं होता, कैपेसिटर के अंदर जो धारा स्टोर होती है, जैसे कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, और उनसे जो धारा उत्पन्न होती है, जो क्षणिक धारा उत्पन्न होती है थोड़ी बहुत, वो एक्चुअल में डिप्लेसमेंट करंट कहलाती है, विस्थापन विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अगर अपन बात करें डिफ्यूजन करंट की, डिफ्यूजन करंट क्या होता है? ये होती है विसरण धारा। कौन सी धारा? विसरण धारा। ठीक है, और जो डिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट होता है ये क्या होता है? ये तो विस्थापन विद्युत धारा। ठीक है, दोनों में आपको फर्क पता चल गया। जो डिफ्यूजन होता है ये तो विसरण धारा, और ये तो विस्थापन विद्युत धारा। ये तो होती है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, जो कैपेसिटर के अंदर जैसे स्टोर होता है कुछ इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कुछ जो क्षणिक धारा उसके अंदर उत्पन्न होती है, तो वो होती है डिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विस्थापन विद्युत धारा। और जो डिफ्यूजन करंट होता है ये क्या होता है? जैसे डायोड के अंदर जो उसके बीच में जो उसके अवशेष जो क्षेत्र होता है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसमें एक्चुअल में होता है क्या? आपको पता होगा, डायोड जो सिर्फ एक ही दिशा के अंदर धारा देता है। ठीक है, तो जो एक दिशा के अंदर धारा देता है, ये कई बार क्या होता है, जैसे उसके अंदर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ धारा, थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी उल्टी दिशा के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं।
ठीक है। तो जैसे भी वो गलत दिशा के अंदर प्रवाहित होते हैं तो वो धारा क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिफ्यूजन धारा, डिफ्यूजन करंट यानी कि विसरण धारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरी वाइंडिंग होती है, एक्सेलरी वाइंडिंग कौन सी होती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्सेलरी वाइंडिंग एक्चुअल में क्या होती है आपको पता है? एक्सेलरी क्या होता है? एक्सेलरी होता है सहायक। एक्सेलरी का हिंदी मतलब क्या होता है? सहायक। और सहायक वाइंडिंग इनमें से कौन सी होती है? ये होता है सहायक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होता है सहायक। ठीक है, एक्सेलरी का मतलब क्या होता है? सहायक। तो देखो इनमें से सहायक कौन सी है? क्या स्टार्टिंग सहायक है, रनिंग सहायक है? ये तो है ही नहीं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग हो जाएंगे क्योंकि स्टेप वाइंडिंग ये नहीं थी। स्टेप वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? स्टेप वाइंडिंग का मतलब होता है जो इसके वाइंडिंग के अंदर से कुछ जो स्टेपिंग निकाली तो टेपिंग निकाली तो उसे स्टेप वाइंडिंग ही बोल देते हैं। ठीक है, अगर अपनी बात करें रनिंग वाइंडिंग की, रनिंग वाइंडिंग कौन सी होती है? ये होती है मैन वाइंडिंग। ठीक है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे एक्सेलरी या सहायक वाइंडिंग बोलते थे, क्योंकि ये क्या करती है? रनिंग वाइंडिंग को एक बार स्टार्ट होने के लिए उसे सहायता करती है। ठीक है, ये उसको एक बार जितना उसको करंट चाहिए उतना करंट उसको फ्लो करवाती है। जैसे वो अपनी एक निश्चित गति की सीमा के ऊपर आ जाती है तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग परिपथ से अलग हो जाती है, मतलब ये उसको एक बार सहायता करती है एक बार चलने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा जो एक्सेलरी वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है? वो एक्चुअल में स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद क्या? ऑयल का वह तापमान जिस पर वह प्रभावित होता है। ऑयल का वह तापमान जिस पर वह प्रभावित होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये एक्चुअल में यूज होते हैं जहाँ पे जो आपके जैसे जो जनरेटर सेट है या फिर जैसे अगर जो टेम्परेचर का जो आपका लेसन है उसके अंदर आता है कि जो ऑयल का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। अभी आपको पता होगा ट्रांसफार्मर के अंदर भी ऑयल होता है। ठीक है, तो ऑयल के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ऑयल का वह टेम्परेचर जिस पर प्रभावित होता है। सेवोल्ट क्या होता है? सेवोल्ट एक यूनिट है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उनके अंदर आता है अपने ये सेवोल्ट। ठीक है, और अगर अपने बात करें क्लाउड पॉइंट की, क्लाउड पॉइंट क्या होता है? क्लाउड पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर जो ऑयल है या फिर कोई द्रव है वो क्लाउड के रूप में बन जाता है। जैसे कि ऑयल है, ऑयल को अगर अपने गर्म करें तो उसका जो भाप निकलती है वो एक क्लाउड के रूप में आ जाती है, तो वो क्या होता है? वो उसके क्लाउड पॉइंट होता है। ठीक है, और अगर अपने बात करें पावर पॉइंट की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट होता है जब अपने ऑयल को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वह प्रभावित होने लगता है, मतलब वो अपनी जैसी अवस्था चेंज करने लगता है, तो वो तो उसका पावर पॉइंट। तो यही अपने इसके क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि ऑयल का वह तापमान जिस पर वह प्रभावित होता है तो वो क्या है? वो है पावर पॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंसर के रूप में कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है? ऑप्टिकल सेंसर के रूप में कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है? यूजेटी, फोटो रेक्टर या एफईटी? तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्टिकल सेंसर के रूप में जो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है वो है अपना फोटो ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, थायरिस्टर का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, तो थायरिस्टर का दूसरा नाम क्या है? यूजेटी, एफईटी, मॉसफेट या एससीआर? तो आपको पता चलेगा होगा जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर का दूसरा नाम क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। ठीक है, थायरिस्टर का दूसरा नाम क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीटीसी अग्निशामक के अंदर है। सीटीसी का पूरा नाम क्या है भाई? कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं इसके अंदर कन्फ्यूज रहते हैं कि जैसे ये देखो नंबर 1 और नंबर 2 देखो, ये 3 और 4 तो आपको ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, इसको गौर से देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा सही है? कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड? तो मैं आपको बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये। अपने उसको बोलने में ऐसे बोल देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हो गया क्लियर है यहाँ तक? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर इसको देख लेते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि ये पढ़ने में कुछ ऐसा लग रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये एक्चुअल में गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, हिंदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक्चुअल में जो ऑप्शन में आपको जो आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो हिंदी में आपको थोड़ा बहुत देख के उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो नंबर 10 का बिल्कुल जो सही है वो नंबर 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखना, देखने बिल्कुल सेम ही है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, ट्रांसफार्मर के आविष्कार कौन है? ट्रांसफार्मर के आविष्कार कौन है भाई? आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के आविष्कार कौन है? मैं आपको बता दूं, माइकल फैराडे। क्लियर है, सबको पता होती हैं, ये तो है ही। नंबर 2, जोसेफ हेनरी या जे थॉमसन में से? जे थॉमसन थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और ये क्या कर रही थी? ये कैथोड किरणों की जांच कर रही थी जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो जे थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन के आविष्कार है। ठीक है, तो अभी पीछे कौन से बचे? 1 और 2, माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। उन्होंने सबसे अगर अपन बात करें सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर था वो सबके सामने कब लेकर के आए थे? वो लेकर के आए थे 1831 में। अगर अपनी बात करें ट्रांसफार्मर के आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने। और सबसे पहले जो दुनिया को सबसे पहले इन्होंने जो ट्रांसफार्मर दिखाया था वो कब दिखाया था? वो दिखाया था 1831 में। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 भाई,
नंबर 12 पे सिलिका जेल को पुनः उपयोग में लाने के लिए पकाया जाता है। सिलिका जेल को पुनः उपयोग में लाने के लिए कितने डिग्री के ऊपर पकाया जाता है भाई? 100 से 150, 150 से 200, 250 से 300, 500, 700। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, हाँ भाई वो क्या है उसके अंदर नमी आ जाती है, उसको करने के लिए क्या करते हैं 500, 700 कर देते हैं। ये एक्चुअल में गलत है। उसको कितने डिग्री के ऊपर पकाया जाता है? 150 से 200। ये क्योंकि इतने डिग्री को अगर अपने इतने इसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा बिल्कुल ही। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो क्या है, 150 से 200 डिग्री के ऊपर उसको पकाया जाता है फिर से पुनः यूज में लाने के लिए। ऐसा नहीं कि सिलिका जेल पुनः यूज नहीं होती। हाँ, कुछ कहते हैं कि ये कुछ कह देते हैं कि ये वापस यूज नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सिलिका जेल है उसको 150 से 200 डिग्री के ऊपर पकाया जाता है तो वापस क्या होती है, अपनी पुण्य अवस्था के अंदर आ जाती है, ठीक है। और इसकी क्या अपने फिर से यूज कर सकते हैं। और इसका रंग कैसा होता है, अगर ये शुष्क होती है, जब ये सूखी होती है तब इसका रंग होता है नीला, ठीक है। और जब ये नमी युक्त हो जाती है, जब इसके अंदर पानी हो जाता है तभी इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। ओके, क्लियर है यहाँ तक, याद रहेगा। इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। और जब ये सूखा होता है तब इसका रंग होता है नीला, और जब ये नमी युक्त होता है तब इसका रंग क्या होता है, गुलाबी। और इसे दोबारा यूज लाने के लिए कितने डिग्री के ऊपर पकाया जाता है, 150 से 200 डिग्री के ऊपर, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर 13 के ऊपर। ये क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाला शोर क्या क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर में होने वाला शोर क्या कहलाता है? शैथिल्य क्या होता है, ये होता है हिस्टैरिसीस। पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होती है, क्या होती है पोलैरिटी? पोलैरिटी होती है ध्रुवता। ध्रुवता पता है क्या होती है? शिथिल्य क्या होती है, हिस्टैरिसीस। पोलैरिटी क्या होती है, ध्रुवता। जो ध्रुव नहीं होते जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ध्रुवता, ठीक है। पोलैरिटी होती है ध्रुवता। हमिंग क्या होता है, हमिंग होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर शोर होता है। कैसा शोर, जैसे कुछ जो वेव होती है, जो वेव जैसे बॉडी के अंदर टकराती है उसके अंदर क्या कुछ कंपन टाइप का होता है, उससे जैसे गूं गूं की आवाज़ आती है तो वो क्या होता है, वो होता है हमिंग। बुशिंग क्या होता है, जो तड़ित रोधित होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, उनको क्या है नीचे अर्थ होने से बचाने के लिए बुशिंग लगाई जाती है, ठीक है। जैसे वो इस प्रकार से जो होते हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए क्या लगेगा, उसके ऊपर क्या बुशिंग लगी होती है, इसके ऊपर से वायर जाती है, वो क्या वो बुशिंग कहलाती है। और आपको पता चल गया होगा ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाला शोर क्या कहलाता है, हमिंग कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे। मल्टी वाइब्रेटर एक बहु आवर्ती उत्पादक परिवर्तन है, ये कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, उसके अंदर अगर आप एक फ्रिक्वेंसी दोगे वो अपने को आगे आउटपुट में क्या देगा, 3-4 देगा, वो भी अलग अलग टाइप की बना के, ठीक है। तो वो क्या होता है, मल्टी वाइब्रेटर होता है। और मल्टी वाइब्रेटर जो कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं 3 प्रकार के। मल्टी वाइब्रेटर कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, 3 प्रकार के बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक पे कौन सा है, स्टेबल या फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। और नंबर 2 पे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नंबर 3 पे बाइस्टेबल। ये 3 प्रकार के बनाए जाते हैं, ठीक है, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और स्टेबल या फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजी सेट क्या व्यक्त करता है? डीजी सेट एक्चुअल में क्या होता है, डीजी सेट, कई लोग इसको पता क्या कर रहे होंगे, कई इसको डीसी जनरेटर सेट कर रहे होंगे। ये आपका बिल्कुल गलत है भाई। डीसी जनरेटर सेट ये नहीं होता। डीजी सेट क्या होता है, डीजल इंजन सेट होता है, इसको याद रखना। डीजी सेट क्या होता है, डीजल इंजन सेट। आपने देखा होगा जैसे बैंक में आप जाते हो, बैंक के बाहर क्या होता है, एक बॉक्स रखा होता है, उसके बाहर में एक सेंसर सा लगा होता है, वो साइलेंटली ऐसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ करता है लेकिन चलता रहता है, वो क्या होता है, वो जनरेटर होता है। उसके अंदर एक डीजल इंजन रखा होता है, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, वो डीजी सेट कहलाता है। ये कई क्षमताओं को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 16 पे। विद्युत शक्ति को शक्ति संयंत्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया विद्युत सप्लाई तंत्र कहलाती है। इस सप्लाई तंत्र के कितने प्रकार हैं? हाँ जी, सप्लाई तंत्र के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं? मैं आपको बता दूं, जैसे थर्मल के अंदर जो सप्लाई बनाई जाती है उससे लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कितनी इकाइयाँ यूज की जाती हैं? तंत्र के अंदर कितनी सप्लाई होती है? 3 होती हैं। कौन कौन सी? पावर स्टेशन होती है, उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर स्टेशन में क्या होता है, पावर स्टेशन के अंदर जो जैसे जो सेंटर से जो सप्लाई बनती है वो वहाँ पे आती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भेज दी जाती है, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ अपने जो छोटे छोटे जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे आती है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के जो अपने ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ पे, और वहाँ से क्या होती है, उपभोक्ता को दे दी जाती है, ठीक है। तो इसके कितने होते हैं, इसके अंदर 3 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। जो विद्युत शक्ति को शक्ति संयंत्र से उपभोक्ता तक पहुँचाने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, विद्युत सप्लाई तंत्र कहलाते हैं। और इस सप्लाई तंत्र कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से? शक्ति संयंत्र, संचरण लाइन और वितरण लाइन। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 पे है, एसटी केबल का उपयोग किया जाता है। एसटी केबल कौन सी होती है? सुपर टेंशन। एक होती है हाई टेंशन, सुपर टेंशन और एक्स्ट्रा हाई टेंशन, और इससे अलावा भी होती है, ठीक है। तो एसटी कौन सी होती है? एसटी होती है जो 22 से 33 केवी तक यूज की जाती है, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। एसटी केबल कहाँ तक यूज की जाती है? 22 से 33 केवी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फेज सप्लाई के लिए निम्न में से किन केबलों का उपयोग किया जाता है? 3 फेज सप्लाई के लिए किन केबलों का यूज किया जाता है? अभी 3 फेज सप्लाई के लिए बेल्टेड केबल, स्क्रीन्ड केबल, दाब केबल, तीनों का यूज किया जाता है। ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फेज सप्लाई के लिए जो अंडरग्राउंड केबलें होती है वो कौन कौन सी होती हैं? बेल्टेड, स्क्रीन्ड और दाब, तीनों केबलें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर 19 पे चलते हैं।
समायोजित गति ड्राइव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले तो ड्राइव क्या होती है? ड्राइव क्या होती है? जैसे मोटर को चलाने के लिए जो पैनल होता है, ठीक है, और एक मोटर को कंट्रोल करने वाला जो पैनल होता है, ठीक है, जब उन दोनों को जोड़कर एक यूनिट बना दी जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ड्राइव। और अगर वो डीसी मोटर को चला रहे तो वो डीसी ड्राइव होगी, अगर वो एसी को चला रहे तो वो एसी ड्राइव होगी, ठीक है। एसी को दूसरे नाम से किन किन नाम से जाना जाता है? समायोजित प्रत्यावर्ती और एसी ड्राइव। तो यहाँ पे किसका पूछा है? समायोजित का पूछा है। तो समायोजित ड्राइव कौन सी हो जाएगी? एसी ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। तो चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। बायोगैस ऊर्जा स्रोतों में मिथेन होती है। बायोगैस का पता होगा कौन सी होती है? बायोगैस कौन सी होती है जिसे अपने नॉर्मली क्या बोलते हैं? गोबर गैस, ठीक है। जिसे गोबर गैस बोलते हैं वो क्या होती है? बायोगैस होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है? मिथेन होती है। इसका जो ऊर्जा का स्रोत है सबसे मेन जो इसके अंदर गैस होती है वो होती है मिथेन। और वो कितने प्रतिशत होती है? वो आपको मैं बता दूँ, वो होती है 70%। इसके अंदर 70% मिथेन होती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये ज्वलनशील होती है। और मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअल में बनाए कैसे कैसे जाते हैं, या तो ज़मीन के अंदर या फिर अपने ऊपर ही बना सकते हैं नॉर्मल। एक डिग्गी रूम में एक डिग्गी के एक आकार का एक बना लिया जाता है और उसके अंदर जैसे जो मनुष्य का या फिर जो जानवरों का जो मलमूत्र होता है उसके अंदर इकट्ठा करके और उसके बिना सूर्य की किरणों और हवा के, ठीक है, उसको छुड़ा दिया जाता है। और उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 30 से 35 रखा जाता है, ठीक है। और उसके अंदर से जो गैस बनती है उसको जैसे छड़ा दिया जाता है तो उसके अंदर जैसे कई टाइम वो पड़ने के बाद में क्या होता है उसके अंदर पानी मिला दिए तो थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर मिथेन गैस बन जाती है। और उस गैस को पाइप के द्वारा सीधा अपने जहाँ पे आग जलानी है वहाँ पे इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और वो विस्फोटक भी इतनी ज़्यादा विस्फोटक नहीं है, ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा हानिकारक भी नहीं है। अगर कहीं पे लीकेज वगैरह हो जाए तो वो क्या है, वो जो गैस है उसे एक ऊर्जा के स्रोत में यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो मिथेन होती है वो कितनी होती है? 70% होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये थे 20 क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने जो बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वीडियो आई हुई है उसके अंदर जो काफ़ी दिलचस्प जो थ्योरी की जो बातें की हुई हैं वो की हुई हैं, ठीक है। तो आप वो भी ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।